Hello everyone, welcome to the School of Statecraft. And today in this lecture we are going to discuss about conflict between fundamental rights and directive principle of state policy. कैसे ये over a period of time the doctrine evolve होती है, we call it harmonious construction. In Minerva Mills case, Supreme Court delivered landmark judgment and finally balanced the fundamental right and directive principle of state policy. हम सिर्फ इसमें कन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नहीं देखेंगे, हम कंप्लीट देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी राइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में इवॉल्व होती है, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एंड सब टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल चंपकम दोराय राजन केस. दिस चंपकम दोराय राजन केस in India first time challenged the reservation policy and finally through first constitution amendment act led to the birth of reservation in India. So वो सब चीजें भी हम देखेंगे. We will also discuss about शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, कैसे ये जजमेंट जो होती हैं वो पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर दे देती हैं टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. But on the other hand, in subsequent year, you will find Golaknath case. This Golaknath case, Supreme Court said Parliament cannot amend Part 3rd of the Constitution. That means your fundamental rights. जब आगे थोड़ा और मूव करेंगे तो ये टाइम पीरियड आता है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का. इस टाइम में सोशलिज्म की पॉलिसी इंप्लीमेंट, मैडम इंदिरा गांधी सोशलिज्म की पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाह रही थी. फॉर एग्जांपल बैंक नेशनलाइजेशन. सो बैंक, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइजेशन हो रहा था. एबॉलिशन ऑफ पीबी पर्स, जो कि एक एनुअल पेमेंट था जमींदार से वगैरह का, उन सबको मैडम इंदिरा गांधी एबॉलिश करना चाह रही थी. एंड फाइनली parallelly the implementation of land reforms in several parts of the country. And this land reforms, one of the famous land reform case was from Kerala, केशवानंद भारती केस. तो ये बर्थ होता है केशवानंद भारती केस का. एंड इन दिस लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड द जजमेंट एंड इवॉल्व द डॉक्ट्रिन, वी कॉल इट बेसिक स्ट्रक्चर. सो वो चीजें भी देखेंगे कैसे केशवानंद भारती केस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बिगिनिंग होती है. एंड उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में आता है, इंट्रोड्यूस होता है. हम उसके बेसिक प्रोविजन को देखेंगे एंड हाउ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फाइनली रिकरेक्टेड सम बेसिक प्रोविजंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. मिनर्वा मिल्स केस हमने पहले ही बताया कि इस केस में कैसे सुप्रीम कोर्ट बैलेंस कर देता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को. बट एक चीज यहाँ ध्यान देने का ये है कि एक आइडिया आता है नाइन्थ शेड्यूल. क्या होता है ये चीजें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. बट नाइन्थ शेड्यूल आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू. बट इन IR कोयलो के सुप्रीम कोर्ट सेड कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड जो भी मैटर आप 9th शेड्यूल में प्लेस करोगे, जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल इवन ऑन दोज मैटर्स एज वेल. तो ये चीजें हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे ये इवॉल्व हो रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो स्टोरी है फाइनली डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तक पहुंच जाती है. सो द फर्स्ट वेरी फेमस केस चंपकम दोराय राजन केस 1951. मैडम चंपकम दोराय राजन मद्रास से थी और शी वांटेड टू टेक एडमिशन इन मद्रास मेडिकल कॉलेज. एंड वो एक अपर क्लास से बिलोंग करती थी. बट द सेम ईयर मद्रास गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड communal general order reservation policy for backward caste based reservation policy in medical college, engineering college for backward section of the society. And because of this reservation policy, Madam Champakam Dorai Rajan did not get the admission in medical college. Champakam Dorai Rajan challenged this case before Supreme Court. Earlier she challenged this case in Madras High Court as well, but finally this case was brought before the सुप्रीम कोर्ट. मैडम चंपकम दोराय राजन आर्ग्यूड कि ये जो कम्युनल जनरल ऑर्डर
रिजर्वेशन पॉलिसी है मद्रास गवर्नमेंट की, ये वायलेट करती है आर्टिकल 15 एंड 29 को। 15 इसलिए कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और 29 इसलिए कि जो मद्रास के कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो गवर्नमेंट फंडेड हैं, और जब गवर्नमेंट फंडेड हैं तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट gave its verdict in the favor of चंपकम दोरायराजन, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहां ये केस हार जाते हैं। इसी के पैरेलल आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कांग्रेस थी, जब वो पावर में आती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहली एजेंडा यही होता है टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, because the entire idea was inspired from the Nehruvian idea, the socialistic policy to distribute the resources. सो जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो अपने अपने स्टेट में क्या करती हैं, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आप देखते हो, टेनेंसी एक्ट वगैरह आते हैं कि किसी तरीके से लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट करके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो बहुत सारे स्टेट्स, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, सब में लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आने लगती हैं। और ये लैंड रिफॉर्म पॉलिसी क्या होती हैं, स्टेट वाइज चैलेंज होती हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। तो कुछ स्टेट में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फेवर में जजमेंट देते हैं गवर्नमेंट की, और कुछ में क्या होते हैं, अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार, द फेमस केस महाराजा कामेश्वर सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। महाराजा कामेश्वर सिंह आर्ग्यूड कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 and 19(1) sub clause F that talks about the fundamental right, the property right, and article 31 as well. And Patna High Court delivered judgment in the favor of Kameshwar Singh, महाराजा कामेश्वर सिंह। पैरेलली यूपी में, एमपी में जब आप देखते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह जो होते हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट डिलीवर कर देते हैं। तो ये जो लैंड रिफॉर्म एग्रेरियन पॉलिसी थी, ये भी एक मेजर चैलेंज थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जहां गवर्नमेंट सेटबैक फेस कर रही थी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सो चंपकम दोरायराजन के केस में सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन द कम्युनल जनरल ऑर्डर एंड डिक्लेयरिंग दैट कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां चंपकम दोरायराजन के केस में गवर्नमेंट वाज आर्गुइंग कि वी आर going to implement Article 46. And what is Article 46? Article 46 says कि it is the duty of the state to work for the weaker section of the society, backward section of the society, for their development, for their upliftment. तो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यहां था कि in order to implement Article 46, which is a part of your directive principle of state policy, government said कि in order to implement DPSP 46, we are compromising Article 15, Article 29. What Supreme Court said in Champakam Dorairajan case, no, this is not possible. In order to implement directive principle of state policy, that is Article 46, you cannot compromise Article 15 and 29 because these articles are fundamental rights guaranteed by states. सो क्लियरली यहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको वायलेट नहीं कर सकते हो इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट योर आर्टिकल 46। क्लियर। तो चंपकम दोरायराजन की ये जजमेंट आती है, और पैरेलली स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी जो थी, एक्ट जो थे, वो चैलेंज हो रहे थे। तो गवर्नमेंट को एक मेजर सेटबैक था। इन्हीं सब इश्यूज को गवर्नमेंट क्या करती है, क्लब करती है, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू mooted the first constitution amendment act in the parliament 18th June 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट से, और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि जो चंपकम दोरायराजन के केस में केस हार जाती है, पहले उसका सोल्यूशन दे देती है।
वो सोल्यूशन क्या? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंसर्टेड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 which enables a special state provision for scheduled caste, SC, ST and backward section of the society to create a reservation policy. आज के टाइम में we call it SC, ST reservation, इसी को बोलते हैं। ये आता है we have today 15% ST for 7.5% is. So what government did? Central government in first Constitution Amendment Act under Article 15 subclause 4 a special provision for backward section of the society. तो जो चंपकम दोहराय राजन की केस का जजमेंट था उसको पार्लियामेंट कंप्लीटली नलिफाई कर देती है। पैरेलली पार्लियामेंट enacted Article 31A and in Article 31A Parliament said कि जो लैंड एक्विजिशन है, जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज है, यू कैन नॉट चैलेंज दो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी ऑन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। तो आप जो बिहार की पॉलिसी है, एमपी की पॉलिसी, स्टेट वाइज जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैं, आप उनको आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो इन केस इन जुडिशरी। तो ये एक आर्टिकल 31 इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। एक और यहां इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहता आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। इसकी स्टोरी कुछ जाती है ऐसे कि रमेश थापर एक एडिटर थे, रमेश थापर, और रमेश थापर की एक मैगजीन आती थी क्रॉस रोड। अब रमेश थापर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, सो ही वाज बेसिकली क्रिटिकल ऑफ पंडित नेहरू and Madras government passed a legislation, Madras Maintenance of Public Order Act 1949, Madras Maintenance of Public Order Act 1949। अब ये जो मैगजीन थी थोड़ा क्रिटिकल थी, सो गवर्नमेंट को लगता है कि हमें बैन कर देते हैं, एंड गवर्नमेंट क्या करती है, इस क्रॉस रोड मैगजीन को बैन कर देती है। रमेश थापर चैलेंज दिस केस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। कैसे? बिकॉज जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पब्लिक ऑर्डर जैसी चीजें कोई मेंशन नहीं है। स्टेट का आर्गुमेंट रमेश थापर के केस में ये था सुप्रीम कोर्ट में कि वी आर बैनिंग दिस क्रॉस रोड मैगजीन बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ इशू ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इन ऑर्डर टू इंश्योर द पब्लिक ऑर्डर इन द सोसाइटी, हम क्या कर रहे हैं, ये मैगजीन को बैन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सेट कि आप जिस बेसिस पर इस मैगजीन को बैन कर रहे हो वो तो बेसिस रीजनेबल एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मेंशन ही नहीं है। दैट मींस you cannot ban this magazine, and Supreme Court gave the judgment in the favor of Ramesh Thapar case rather than the government again lost the case here। तो आप देख रहे हैं एक बार चंपकम दोहराय राजन के केस में गवर्नमेंट हार जाती है केस। आप लैंड एक्विजिशन में बिहार पटना हाई कोर्ट जो होता है वो बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट डिलीवर कर देती है लैंड रिफॉर्म के केस में। इन केस ऑफ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के केस में भी गवर्नमेंट केस हार जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, थर्ड पार्ट में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रमेश थापर केस को क्या करती है, उसका सोल्यूशन दे देती है, उसको ओवरराइट कर देती है। कैसे? गवर्नमेंट एडेड अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सेपरेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये तीन एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं ये 19 सब क्लॉज 2 में एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिए जाते हैं थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। बाय द वे इसमें एक दो केस और मर्ज होते हैं। एक केस था ब्रिजभूषण केस 1950 का, जो कि प्री सेंसरशिप था। ब्रिजभूषण वाज आल्सो एडिटर फ्रॉम पंजाब, तो उनके भी केस को मर्ज करके जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फाइनली रमेश थापर के केस में फाइनल जजमेंट देती है रमेश थापर में, तो जब गवर्नमेंट वहां हार जाती है
तो ये फाइनली 3 वर्ड यहाँ ऐड कर दिए जाते हैं 19 सब क्लॉज 2 में। एंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अनदर प्रोविजन आर्टिकल 31B, एंड इन आर्टिकल 31B पार्लियामेंट सेड कि created basically a new schedule, 9th schedule, and in this 9th schedule parliament said कि any provision, any laws which are placed under 9th schedule cannot be challenged before any court of law। तो आप उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हो अगर कोई सब्जेक्ट, कोई मैटर, कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशन 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया जाता है। That means what Parliament did, Parliament created a protected vault immune from constitutional challenge under fundamental rights। जो भी चीजें 9th शेड्यूल में प्लेस कर दी जाएंगी, आप उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक इम्यूनिटी क्रिएट कर दी गई। एंड व्हाट पार्लियामेंट डिड, पार्लियामेंट इनिशियली placed 13 state land reforms laws under 9th schedule in order to protect those state laws, land reforms act। क्योंकि सारे स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड रिसोर्सेस प्रॉपर्ली, कि कैसे इक्वल लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो पार्लियामेंट क्या करती है, उन सारे लॉज को 9th शेड्यूल में पुट कर देती है ताकि वो कोर्ट में चैलेंज ना हो। तो जैसे पटना कामेश्वर प्रसाद सिंह केस में जैसे क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट डिलीवर कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब तो आप कोर्ट ही नहीं अप्रोच कर सकते हो, तो मैटर ही यहाँ पूरा सॉल्व है। तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो कि ओवरराइड कर देता है सेवरल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। बट इंडिया का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो लैंड रिफॉर्म्स डिस्प्यूट थे, वो यहाँ रुकते नहीं है। शंकरी प्रसाद के केस में एक लैंड रिफॉर्म इशू फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। शंकरी प्रसाद जो कि बिहार से थे, ये लैंडलॉर्ड थे। अब स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के थ्रू क्या कर रही थी कि लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर रही थी, जैसे सीलिंग एक्ट हो गया, जमींदारी एक्ट हो गया, टेनेंसी एक्ट हो गया। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये क्या हो रहा, अपनी लैंड लूज कर रहे थे, तो ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे थे। सो शंकरी प्रसाद, जमींदार शंकरी प्रसाद also challenged his own case in Supreme Court, and he just not only challenged the Land Reforms Act of Bihar, he challenged the entire provision of the first Constitution Amendment Act। कि वो जो एक्ट पास हुआ है, जहां 9th शेड्यूल हमने क्रिएट कर दिया है कि कोई भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट उसमें प्लेस कर दिया जाता है एंड वो लॉ ही कंप्लीटली इम्यून हो जाता है फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, वो पूरा का प्रोविजन ही इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड द मेन क्वेश्चन वाज, डज द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 इंक्लूड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड अंडर आर्टिकल 368 बाय द पार्लियामेंट और नॉट। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 व्हाट इट सेज, इट सेज स्टेट कैन नॉट मेक any provision which takes away or abridges the rights mentioned under part 3rd of the constitution। article 13 subclause 2 it says कि पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं है to make any law which takes away your fundamental rights which are mentioned under part 3rd। सो मेन क्वेश्चन शंकरी प्रसाद के केस में ये था कि जो आर्टिकल 368 है और इसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में आता है कि नहीं आता है, ये क्वेश्चन यहां चैलेंज होता है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन शंकरी प्रसाद केस, सुप्रीम कोर्ट सेड कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 दो बेसिस पर अप्लाई होता है। एक बेसिस ये है कि पार्लियामेंट की एक पावर है कंस्टिट्यूएंट पावर, सेकंड पावर पार्लियामेंट की है टू मेक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। दिस constituent power parliament enjoys under article 368
एंड दिस इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के डे टू डे रिफॉर्म वाले, डे टू डे पॉलिसीज वाले। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन शंकरी प्रसाद केस कि पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 368 की पावर है, कंस्टिट्यूएंट पावर है, दैट पावर डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। तो 13 सब क्लॉज 2 इस पावर के बारे में नहीं बात करता है। तो जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करेगी, यू कैन नॉट चैलेंज दिस अमेंडमेंट एक्ट on the basis of that it is violating article 13 sub clause 2, क्योंकि ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर अप्लाई होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 पर अप्लीकेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पार्लियामेंट की दो लेवल की पावर डिफाइन कर देती है। वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368, सेकंड इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जो कि जनरल पावर है, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो कि प्रोटेक्ट करता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और क्रिएट एनी लॉ विच एब्रिजेस योर फंडामेंटल राइट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्टिकल 368, that is applicable only for ordinary legislation. That means Supreme Court ruled here Parliament holds unlimited power under Article 368 to amend any part of the Constitution, including your fundamental rights. Because जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 प्रोटेक्शन दे रहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, आज भी जब आप ओपन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें देखो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 से इसकी स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रिजेस द राइट्स मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 जो कि प्रोटेक्ट करता था, ये तो पार्लियामेंट के 368 प्रोविजन पर एप्लीकेबल ही नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए एप्लीकेबल है। एंड थ्रू दिस केस शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट सेड कि आर्टिकल 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल जो कि 31B के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है, दोज ऑल आर वैलिड। तो सुप्रीम कोर्ट वहां वैलिड कर देता है। Similar case, Sajjan Singh का केस, सज्जन सिंह was also landlord and again राजस्थान की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, उनकी भी लैंड क्या होती है, कन्फिस्केट कर ली जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और वो भी इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं इन 1965। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 एंड थ्रू दिस पार्लियामेंट placed 44 land reforms act under 9 schedule, under 9 schedule। तो और भी स्टेट के जितने जितने लॉज थे उस सारे के सारे 9 शेड्यूल में। अब 9 शेड्यूल में हमने पढ़ा कि एनी मैटर विच इज प्लेस्ड अंडर 9 शेड्यूल यू कैन नॉट चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाता है अगर कोई मैटर 9 शेड्यूल में आ गया। तो सज्जन सिंह केस क्या होते हैं, इस पूरे 9 शेड्यूल को 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही चैलेंज करते हैं, जिसमें उनकी अपनी प्रॉपर्टी का भी इंटरेस्ट था, प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट था। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट रिटरेटेड द सेम आइडिया ऑफ शंकरी प्रसाद केस एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि पार्लियामेंट की दो टाइप की पावर है, एक कंस्टिट्यूएंट पावर है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव की पावर है, और जिस बेसिस पर आप आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के बेसिस पे आप इसको चैलेंज कर रहे हो, वो कंस्टिट्यूएंट पावर को कवर ही नहीं करता है, जो कि आर्टिकल 368 में है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, नॉट कंस्टिट्यूएंट अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो अनलिमिटेड है। तो सज्जन सिंह के केस में वही आइडिया शंकरी प्रसाद का केस फिर से वैलिड हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट सज्जन सिंह के केस की ये थी कि इसमें जजेस, दो जजेस जो थे वो माइनॉरिटी डिसेंट में आते हैं। वन वाज जस्टिस मधोलकर एंड सेकंड वाज जस्टिस हिदायतुल्लाह, एंड ही एक्सप्रेस्ड सम कंसर्न डाउट कि कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट क्या नहीं अमेंड कर सकती है। जब शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह के केस में ऐसा हो गया कि पार्लियामेंट गॉट द अनलिमिटेड पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह सेड कि कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे तो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर देगी।
And this basic thought, basically it was the first thought of the basic structure doctrine कि कुछ ऐसी बेसिक फीचर होनी चाहिए, कोर आइडेंटिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो थॉट है यहीं से इमर्ज होना स्टार्ट होता है और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हो जाता है केशवानंद भारती केस में। ठीक, बट गोलकनाथ केस एक मेजर सेटबैक गवर्नमेंट को फिर से यहां पड़ता है गोलकनाथ के केस में। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ पंजाब के लैंडलॉर्ड से मोर देन 500 एकर्स उनके पास भी लैंड थी और पंजाब की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के एक्ट के थ्रू उनकी भी लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। सो गोलकनाथ चैलेंज्ड हिज केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट कि माय लॉर्ड, दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 and article 19(1) subclause F because it talks about property right. अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां ये हुआ कि गोलकनाथ के केस में दिस सेम सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड दिस शंकरी प्रसाद केस जजमेंट एंड सज्जन सिंह केस जजमेंट कि पार्लियामेंट के पास शंकरी प्रसाद के केस में, सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट से कि पार्लियामेंट एंजॉयज अनलिमिटेड पावर, unlimited power to amend the constitution under article 368. बट गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट सेट कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को एवरेज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो है ये सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात नहीं करता, इस पर 368 भी एप्लीकेबल है। तो चाहे आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ले आओ या कंस्टिट्यूएंट पावर के थ्रू 368 के थ्रू आप कंस्टिट्यूएंट पावर एंजॉय कर रहे हो, दोनों प्रोविजन जो हैं वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में ही आते हैं। और चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हो या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ला रहे हो, आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड हियर, फंडामेंटल राइट इज सैक्रेड, inviolable and transcendental position, that parliament cannot abridge the fundamental right because fundamental rights are sacrosanct in nature. So in order to implement the policy, the land reform policy, अच्छा लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही पार्लियामेंट का बेसिक आइडिया ये था कि आर्टिकल जो 39 है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करता है, तो पार्लियामेंट यहां से पावर, यहां से अपने जो गवर्नेंस का जो, क्योंकि डीपीएसपी जो है फंडामेंटल है गवर्नेंस का, तो आर्टिकल 39 में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात होती है, तो गवर्नमेंट को ये लगता था कि हम ओवरराइड कर देंगे फंडामेंटल राइट्स को in order to implement the article 39 which is a DPSP. Okay, but in Golaknath case Supreme Court said no, in order to implement the directive principle of state policy you cannot violate part 3rd of the constitution, that is your fundamental right. Okay, so शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह के केस के जजमेंट यहां ओवरटर्न हो जाती है। So Parliament says, the Supreme Court said कि Article 32 includes not only just ordinary legislation but the constituent power of the Parliament under Article 368 as well. इसी के केस में क्या होता है, गोलकनाथ के केस में Supreme Court applied an American doctrine. This was an American doctrine. We call it prospective overruling. Supreme Court said prospective overruling first time applied by former CGI K. Subba Rao. Supreme Court in prospective ruling idea said कि basically prospective ruling ये होती है कि कट ऑफ डेट के बाद जो प्रोविजन होता है वही अप्लीकेबल होता है, उसी के बाद अप्लीकेबल होगा, आप बैकवर्ड नहीं जा सकते हो। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव वही आइडिया, और सिंपल से बताएं, ऐसे समझो एक केस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 2019 में आता है एक्ट के,
बट ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है इन जनहित अभियान केस 2022। सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड दिस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट। बट क्या हो कि अगर 2022 में सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, तो क्या हो कि जो इसके बीच में वैकेंसीज थी, एडमिशन हुए थे, जॉब्स मिली थी, उनका क्या होगा? ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग अप्लाई करती है कि इनके इस ईयर्स के बीच में जितने भी एडमिशंस, वैकेंसीज और जहां भी स्टूडेंट को जो बेनिफिट मिला है वो सारी वैलिड हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट विल सेट अ कट ऑफ डेट कि इसके बाद क्या होगा, ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, इसके पहले क्या है, ये सारे लॉज अप्लीकेबल रहेंगे। दिस वी कॉल इट प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। दिस इज एन अमेरिकन डॉक्ट्रिन, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट स्पेशली सीजीआई के सुब्बा राव टेस्टेड इन इंडिया। और जब ये गोलकनाथ के केस में ये अप्लाई होती है तो जो फर्स्ट, फोर्थ, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहते हैं ये सारे वैलिड हो जाते हैं। बट पार्लियामेंट आफ्टर आफ्टर दिस गोलकनाथ जजमेंट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की वही पावर लिमिट कर दी जाती है कि इसके बाद से आप पार्ट थर्ड को एवरेज नहीं कर सकते हो, और फर्स्ट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो वैलिड है, बट अब से जो है आप पार्ट थर्ड को टच नहीं कर सकते हो। दिस वाज गोलकनाथ जजमेंट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब ये सारा मैटर तब का है जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी थे। गवर्नमेंट चेंज होती है और मैडम इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। मैडम इंदिरा गांधी जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो इंडियन गवर्नमेंट में सोशलिज्म जो होता है उसके ब्लड एंड फ्लेश में आ जाता है और पॉलिसीज इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होती हैं। व्हाट मैडम इंदिरा गांधी डिड, मैडम इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड 14 प्राइवेट बैंक्स। रीजन इसके पीछे ये था कि ये जो प्राइवेट बैंक्स थी ये जनरली कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। अब गवर्नमेंट को रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको सबको नेशनलाइज कर दिया। जब नेशनलाइज कर दिया 14 प्राइवेट बैंक्स को, तो इसमें हुआ क्या कि आरसी कूपर जो कि डायरेक्टर थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के, जो एक मेजर शेयर होल्डर भी थे, बाद में इनका शेयर होल्डर आप बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह में भी देखते हैं, ही चैलेंज दिस नेशनलाइजेशन एक्ट of the government in Supreme Court. We call it R.C. Cooper versus Union of India, case 1970. And what Supreme Court delivered the judgment in R.C. Cooper case? Supreme Court struck down the Bank Nationalization Act. Why? Because R.C. Cooper argued कि my lord, this is violating Article 14 and Article 31 subclause 2. 31 subclause 2 इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहां फेयर कंपनसेशन नहीं दे रही है आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ दीज प्राइवेट बैंक्स। तो इनका मेजर शेयर होल्डर था, ये लूज कर रहे थे, तो इनका अपना प्रॉब्लम था। एंड वाई आर्टिकल 14? आरसी कूपर आर्ग्यूड हियर कि जो नॉन नेशनलाइज्ड बैंक हैं, बैंक्स हैं, और जो फॉरेन बैंक हैं, इनको बिजनेस करने का राइट है, बट जो नेशनलाइज्ड बैंक हो गई हैं इनको बिजनेस करने का राइट नहीं है। सो दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एज वेल। सो सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन इन आरसी कूपर केस कि ये पूरी बैंक नेशनलाइजेशन की इंटायर जो प्रोविजन था, एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन दिस बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट बिकॉज इट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 14। सिमिलरली पार्लियामेंट एक मूव और करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है टू एबॉलिश द पीवी पर्स। व्हाट वाज पीवी पर्स? पीवी पर्स ये था कि जो इंडिया में जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, महाराजा थे, इन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गवर्नमेंट के साथ साइन किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
इस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में ये जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए थे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रॉमिस्ड कि हम आपको एक टैक्स फ्री एनुअल पेमेंट देंगे from the consolidated fund of India under article 291 it was mentioned and it was guaranteed by government and authorized by president. तो इनको एक टैक्स फ्री एनुअल पेमेंट मिलता था। गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये तो वायलेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, सेकंड थिंग ये गवर्नमेंट पे अननेसेसरी बर्डन है। सो मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। पीवी पर्स का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में ये पास हो जाता है, सरवाइव कर जाता है, बट राज्यसभा में इट वाज डिफीटेड। जब पार्लियामेंट के थ्रू, लेजिस्लेचर के थ्रू ये पास नहीं हो पाता, व्हाट मैडम इंदिरा गांधी डिड, मैडम इंदिरा गांधी implemented through executive order to abolish the PB purse, presidential order. Presidential order, what government did, government abolished PB purse. And one of the Jamidar was Maharaja Madhavrao Scindia. Maharaja Madhavrao Scindia was from Gwalior. He challenged this abolition policy, the executive order of the abolition PB purse policy in Supreme Court. And what Supreme Court did? Supreme Court restored PB purses of princely state and struck down the executive order of the government and declared it as unconstitutional. So दो मेजर सेटबैक गवर्नमेंट को बैक टू बैक यहां मिलते हैं। वन इज द बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी वाज कंप्लीटली स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आरसी कूपर केस, एंड सेकंड इन माधवराव सिंधिया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट struck down the presidential order as unconstitutional because it was abolishing PB purse, and Supreme Court restored PB purse because Supreme Court considered that it is the PB purse which was promised by the government before the independence to those jamidars is nothing but a type of property and it comes under Article 31। और अगर ये 31 में आती है तो ये एक फंडामेंटल राइट है और पार्लियामेंट इसको एबॉलिश नहीं कर सकती। सो दो केस ये हुए। अब इन केसेस को बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट को जब मेजर सेटबैक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल अमेंडमेंट। सो जब पहला अमेंडमेंट आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट to bypass the Golaknath judgment. What government said here? Government introduced 13 subclause 4 and 368 subclause 3 and said that कि Article 13 will not be applicable when government will do constitutional amendment act. अगर आपको पता है तो हमने गोलकनाथ के जजमेंट में अभी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट सेट की जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 है वो दोनों पर अप्लाई होता है, कंस्टिट्यूएंट पावर पर, कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 और कोई भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर। तो पार्लियामेंट यहां 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड करके ये बोल देती है कि जब पार्लियामेंट 368 का यूज करेगी तो ये 13 जो एक्ट है, 13 आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट का, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एंड आल्सो प्रेसिडेंशियल असेंट इन केस ऑफ आर्टिकल 368, दैट मींस इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विल बी मैंडेटरी प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक है, तो ये आइडिया इंट्रोड्यूस होता है थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू जस्ट नेगेट द गोलकनाथ जजमेंट और उसको बाईपास कर जाते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसी ईयर में इंट्रोड्यूस होता है टू ओवरराइड द बैंक नेशनलाइजेशन जजमेंट व्हिच सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इन आरसी कूपर जजमेंट। सो आरसी कूपर के केस में सुप्रीम कोर्ट स्टेप डाउन द बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। So what parliament did? Parliament tried to bypass this judgment. Parliament यहाँ introduce करती है replaced the word compensation with amount. जब ये word compensation amount से replace हो जाता है, so here state is no longer constitutionally bound to pay market value compensation
व्हेन एक्वायरिंग एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो पार्लियामेंट यहां कहती है कि अब हम डिसाइड करेंगे कि वो अमाउंट कितना होगा, वो कंपनसेशन क्या होगा, आप उसको अंडर आर्टिकल 31 के थ्रू चैलेंज नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग, थ्रू 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 31C। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां हो जाता है। 31C में दो पार्ट हुए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पार्लियामेंट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 39B है एंड आर्टिकल 39C है, जो 39B एंड 39C है, जब पार्लियामेंट इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी, तब आप वो मैटर आर्टिकल 14, 19 एंड 31 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये वायलेट करते हैं इन तीनों फंडामेंटल राइट को। सो क्या चीज 39B और 39C में मेंशन है? 39B एंड 39C talk about the distribution of material resources and the prevention of concentration of the wealth in article 39C. So जो distribution of material resources and prevention of concentration of wealth है 39B and 39C में, पार्लियामेंट अगर कोई पॉलिसी फ्रेम करती है इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दीज टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो nobody can challenge those laws that they are violating the fundamental rights article 14, 19 and 31। आप इसके बेसिस पे नहीं चैलेंज कर सकते हो। एंड सेकेंड पार्ट पार्लियामेंट सेड कि आर्टिकल की जो ये क्लॉज हैं ये इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, आप इसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं करते हो। तो 31C ग्रांटेड कंप्लीट जुडिशियल इम्यूनिटी टू दीज लॉज। ये 31C में पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर देती है थ्रू 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब पैरेलली पार्लियामेंट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट माधवराव सिंधिया के जजमेंट को बाईपास कर देती है। माधवराव सिंधिया का जजमेंट जहां सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर देता है पीवी पर्स के एबॉलिशन पॉलिसी को, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसको स्टक डाउन कर देता है, तो व्हाट पार्लियामेंट हियर डिड, पार्लियामेंट पास 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 363A एंड पार्लियामेंट सेड कि अब आज के बाद से ये पीवी पर्स वगैरह सब खत्म है। पैरेलली पार्लियामेंट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इस 929th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट प्लेस्ड केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन 9th शेड्यूल। एंड आपको पता है कि जब कोई मैटर 9th शेड्यूल में एक बार प्लेस हो जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लीकेबल नहीं होगा। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने देख लिया था। ठीक, सो यहां क्या क्या चीजें हुई? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये चार मेजर अमेंडमेंट एक्ट होते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में गोलकनाथ के जजमेंट को बाईपास कर दिया जाता है, पार्लियामेंट बाईपास कर देती है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहां 39B एंड 39C को इम्यूनिटी हो जाती है। आप उसको 14, 19, 31 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। 26th में पीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया जाता है। पीवी पर्स को, ये गोलकनाथ था बाय द वे, गोलकनाथ। और 29th में आप देखते हैं कि जो केरला का लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ये 9th शेड्यूल में आ जाता है, 9th शेड्यूल में आ जाता है। ये मेजर एक्ट के प्रोविजंस थे। ये सारे मैटर क्या होते हैं, एक साथ केशवानंद भारती केस में चैलेंज होते हैं। दिस वाज द वाटरशेड जजमेंट एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड फाइनल जजमेंट, इवॉल्व द, वी कॉल इट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बट बैकग्राउंड क्या होता है उसको थोड़ा आराम से देखते हैं। यहाँ केशवानंद भारती केस, जो कि एडनीर मठ था केरला में, उसके प्रीस्ट थे और इनके पास मोर देन हंड्रेड्स
एकड़ की लैंड थी, और जब केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट पास होता है तो उसकी सीलिंग लिमिट लग जाती है अराउंड 15 to 20 एकड़ कि आप अगर आपके पास इससे ज्यादा जमीन है तो गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू कन्फिस्केट इट, टू एक्वायर इट। तो अब उस पूरी मठ की जो लाइफ लाइन थी उस प्रॉपर्टी से ही चलती थी, क्योंकि उसमें चैरिटी भी थी, उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट भी थे। तो पूरी लाइफ लाइन थी उस मठ की, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, केरला गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। तो केशवानंद भारती ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और केशवानंद भारती का केस जो है नानी पालकीवाला रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट थे। केशवानंद भारती का केस नानी पालकीवाला रिप्रेजेंट करते हैं, और नानी पालकीवाला जो है वो सिर्फ केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को ही चैलेंज नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में। वो ये जजमेंट जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशन, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को केशवानंद भारती के केस में नानी पालकीवाला चैलेंज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ केशवानंद भारती। ये उनके लॉयर थे। ठीक, अब ये मैटर जब चैलेंज होता है तो 13th जजेस की बेंच ये जजमेंट डिलीवर करती है, एंड बहुत थिन मेजॉरिटी से 7-6 की मेजॉरिटी से। एंड इन केशवानंद भारती केस जब ये सारे केसेस क्लब होते हैं और जब फाइनल जजमेंट आती, सुप्रीम कोर्ट सेट की ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, जो कि गोलकनाथ जजमेंट को बाईपास करता था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। सुप्रीम कोर्ट सेट इट इज वैलिड। What about 26th constitution, which was talking about the abolition of PV per, Supreme Court says it is also valid. So 24th valid हो गया, 26th valid हो गया, 29th, what about 29th? Supreme Court said कि it is also valid। अगर आपने केला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में एक बार प्लेस कर दिया और प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, दैट इज आल्सो वैलिड। तो केशवानंद भारती की जो लैंड थी वो यहाँ चली जाती है, तो केशवानंद भारती केस ये हार जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड हियर वन कैविएट, एंड द कैविएट वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट सेट कि ये जो आर्टिकल 31C था, जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये था कि जब भी आर्टिकल 39B and C, when 39B and C will come, article 14, 19 and 31 will be gone। आप इनके बेसिस पे इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज वैलिड। आप 39B और C अगर वो 14, 19, 31 को वायलेट कर रहे हैं तो आप उसके बेसिस पे उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। बट सेकेंड पार्ट जो 13(1)C का था वो ये कहता था कि ये सारे केसेस जो हैं वो इम्यून है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट सेड कि दिस इज इनवैलिड। ये सेकेंड पार्ट इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्स्ट पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट नॉट सेकेंड वन। Supreme Court struck down the second part, which was talking about the immunity from judicial review. Okay, so हमने यहाँ अभी देखो यहाँ part second of Article 31C granted complete judicial immunity to these laws. Supreme Court says this is invalid. But the part first, which was talking about 39B and 39C, could not be challenged for violation of Article 14, 19, 31 is valid. तो यहां कॉन्स्टिट्यूशनली फर्स्ट पार्ट वैलिड हो जाता है, सेकंड पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो जाता है। एंड इन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड कि इट इज वैलिड व्हाट?
वैलिड ये है कि पार्लियामेंट हैज कंप्लीट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट subject to basic structure of doctrine. Basic structure of doctrine, the core identity of the constitution. सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहती है कि आप पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है अंडर आर्टिकल 368 to amend any part of the constitution but subject to basic structure of doctrine without violating the basic structure of doctrine, the core identity, the basic principle, the basic ethos of the constitution. Without violating the basic principle of the constitution, you can amend any part including the part third, the fundamental right as well. And ये basic structure है क्या? Supreme Court says they will decide case by case. For example, democracy, republic, socialist, secular, these are the basic feature of the Indian constitution, the basic structure doctrine. Supreme Court says कि basic principle है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी है, हम केस बाय केस इन चीजों को डिसाइड करेंगे. And without touching these basic principle, without touching this basic structure, parliament has unlimited power to amend any part of the constitution under article 368 including part third. तो जो यहाँ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का मैटर था, ये पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व ही हो जाता है कि 13 सब क्लॉज 2 में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ये सब डिस्टिंक्शन नहीं है. पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. सो इस केस में केशवानंद भारती अपना केस हार जाते हैं और उनकी वो सारी जमीन भी चली जाती है. और बट एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहाँ इमर्ज होके आता है, वी कॉल इट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट था. बट अगर आप यहाँ 25th, 26th, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की टाइमलाइन देखते हैं तो ये 1971 है. दिस वाज द ईयर Lok Sabha election happened in India, and in this election, Prime Minister Indira Gandhi became Prime Minister of India, and Madam Indira Gandhi contested election from Raebareli, Uttar Pradesh, and against Madam Indira Gandhi, it was Raj Narayan who contested election. Raj Narayan lost the election against Indira Gandhi, but Raj Narayan challenged the case in Allahabad High Court, and allegation from the side of Raj Narayan against Madam Indira Gandhi that Madam Indira Gandhi had violated Representation of People's Act 1951 and done electoral malpractices in order to win the election, and finally she won the election. ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैडम इंदिरा गांधी के इलेक्शन का चैलेंज हो जाता है. लीगलिटी मैडम इंदिरा गांधी की लोकसभा इलेक्शन की चैलेंज हो जाती है, और वी कॉल इट इन इलाहाबाद हाई कोर्ट राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975. And what Allahabad High Court did here, Allahabad High Court nullified the election of Madam Indira Gandhi, and even Allahabad High Court said कि Madam Indira Gandhi had violated Representation of People's Act 1951 and her election is illegal, invalid, and Allahabad High Court imposed even penalty
and barred her from contesting 6 more years from election. बट जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये आती है 12 जून को, 12 जून 1975. Allahabad High Court delivered its judgment and declared that कि मैडम इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है. But Supreme Court on 24th June 1975, because Madam Indira Gandhi challenged this case in Supreme Court, then this case is known as Indira Gandhi versus Raj Narayan 1975. Supreme Court on 24th June imposed a temporary stay on Allahabad High Court judgment कि मैडम इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट में बोलने का राइट है बट वोटिंग का राइट नहीं है. अभी ये ऑर्डर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है ये स्टे हो गया है. बट ऑन 25th June 1975, what Madam Indira Gandhi did, Madam Indira Gandhi imposed nationwide emergency under Article 352, national emergency. And August 1975, Parliament introduced 39th Constitution Amendment Act. 39th Constitution Amendment Act 1975. सो एक टाइमलाइन आप देखिए, 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के इलेक्शन को स्टक डाउन कर देता है. 24 जून को सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट पे स्टे देता है, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 25 जून को नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो जाती है कि जस्ट किसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बाईपास कर दिया जाए. और 19 अगस्त 1975 को 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. इस 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था क्या? इस 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में what parliament did, parliament placed election disputes of president, vice president, prime minister, speaker outside the judicial review. And the idea was to protect the prime minister election because the prime minister election was invalidated by Allahabad High Court. So 39th Constitution Amendment basically provided protection to whom? Madam Indira Gandhi's election and her position. So ये चीजें 39th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में आ जाती हैं. बट अब इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में जब ये 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट हियर फर्स्ट टाइम अप्लाइड द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड? सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस जजमेंट फर्स्ट थिंग कि जो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का क्लॉज 4 है जिसमें ये प्रोविजन मेंशन है, it basically violating judicial review. And because judicial review is the part of basic structure of doctrine, so parliament cannot bypass it, cannot make any law something immune from judicial review. And second thing, what Supreme Court said, कि free and fair election in a democratic country like India is the part of the basic structure doctrine, the core identity of the constitution. So two things, judicial review is the basic structure of the doctrine, free fair election is the basic structure of doctrine. So what Supreme Court did, Supreme Court basically nullified and declared 39th Constitution Amendment Act as unconstitutional. And what Supreme Court said, applied the core principle, the core identity, judicial review and free fair election are essential feature of the basic structure doctrine and any constitution amendment act cannot touch it. So 39th Constitution Amendment Act यहाँ stuck down कर दिया जाता है. But 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने क्या किया? 42nd Constitution Amendment इंट्रोड्यूस किया. Based on
शॉन सिंह कमेटी रिपोर्ट, और उसमें बहुत सारे प्रोविजन को चेंज कर दिया गया, एंड सो मेनी प्रोविजंस इवन वी कॉल इट द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस ये थे कि एडिंग सेवरल वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी in the preamble. And second thing, what 42nd Constitution Amendment Act did, expanded Article 31C to give all DPSP primacy over Article 14, 19 and 31. पहले हमने देखा कि 31C में जो प्रोविजन था वो सिर्फ 39B और 39C के लिए ही था, जो कि इम्यून होता था 14, 19 एंड 31 के लिए, कि आप 14, 19, 31 के बेसिस पे इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हो। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 31C की पावर को ही एक्सपैंड कर देता है फॉर ऑल डीपीएसपी, कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, nobody can challenge because it violates 14, 19 and 31. इसके बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। That means the supremacy of all DPSP over whom? Over fundamental rights. And the third thing, यहां जो प्रॉब्लम हुई कि पार्लियामेंट बेसिकली curtailed the judicial power. जुडिशियल पावर क्या curtail होती है यहां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में? हाई कोर्ट के पास रिट की पावर होती है अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट की पावर होती है अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट की पावर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में प्लस अदर प्रोविजंस के अगेंस्ट में अप्लीकेबल होती है। सुप्रीम कोर्ट की पावर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में रिट की पावर अप्लीकेबल होती है। व्हाट पार्लियामेंट डिड हियर, पार्लियामेंट डिफाइंड अ सेट ऑफ प्रोविजन दैट कि ओनली violation of these provisions a high court can issue the writ. अनलिमिटेड पावर नहीं है कि किसी भी प्रोविजन पर आप रिट इशू कर सकते हो। देयर इज ए सेट ऑफ लॉज, देयर इज सेट ऑफ प्रोविजंस, और उसी के वायलेशन पे आप क्या कर सकते हो, रिट इशू कर सकते हो। अनलिमिटेड पावर नहीं है। सो व्हाट पार्लियामेंट डिड हियर, पार्लियामेंट curtailed the power of high court. Another major change here, the change is high court cannot टेस्ट द सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ पे हाई कोर्ट की कोई पावर नहीं है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करते हैं कि सेंट्रल लॉज पर अपने जजमेंट देने लगते हैं। स्टेट के जो हाई कोर्ट्स थे, जो हाई कोर्ट हैं, वो क्या करते हैं, सेंट्रल लॉज को स्टक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहती है कि हाई कोर्ट सेंट्रल लॉ को टच नहीं कर सकती, इस पर हाई कोर्ट की पावर नहीं है। सेंट्रल लॉ इज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इवन इन सुप्रीम कोर्ट टू टेस्ट द सेंट्रल लॉ, सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स सुपर मेजॉरिटी। What is this super majority? That means to test any central law, Supreme Court requires 2/3 majority. जजेस की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जब आप किसी सेंट्रल लॉ को टेस्ट कर रहे हो, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हो। सो यहां ये हुआ कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर है ये कर्टेल कर दी जाती है थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बाद में ये रिस्टोर कर दी जाती है 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज वेल। तो वो चीजें थी। एंड फोर्थ थिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये होती है कि आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 एंड 368 सब क्लॉज 5 इंसर्ट कर दिया जाता है, और उसमें व्हाट पार्लियामेंट सेड कि नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। सो व्हाट पार्लियामेंट हैज डन हियर, इट रिमूव्स ऑल लिमिट्स अंडर आर्टिकल 368। दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास अब अनलिमिटेड पावर है to amend any part of the constitution, including the basic structure, including the core identity of the constitution. That means what parliament here is doing, parliament is bypassing the Keswanand Bharati judgment.
the basic structure doctrine. So through 42nd Constitution Amendment Act, Parliament tried to bypass, to override the basic structure doctrine as well. 42nd Constitution Amendment Act और भी चेंजेस करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो जाती हैं। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखते हैं 4th A में अंडर आर्टिकल 51A में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। न्यू DPSPs वर आल्सो एडेड, फॉर एग्जांपल 39A फ्री लीगल एड, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग हो जाती है। यहां से लोकसभा का टेन्योर was also extended from 5 years to 6 years. And in 7th schedule, there were 5 provisions shifted from state list to concurrent list. 5 subject transferred from state to concurrent: education, forest, weight and measures, protection of wildlife, animal and birds, and administration of justice. ये सारे 5 सब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टेट से कंकरेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सो ये मेजर चेंजेस थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के। और भी चेंजेस थे, फॉर एग्जांपल अगर आप जानते हैं ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का आइडिया इसी में इंट्रोड्यूस होता है अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बाद में, मतलब जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, कैट हो गया, एनजीटी हो गया, एनजीटी फॉर एनवायरमेंट पर्पस, तो ये तो बाद में आते हैं। बट ट्राइब्यूनल्स जो हैं, ट्राइब्यूनल का आइडिया इसी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का आइडिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो ट्राइब्यूनल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी आते हैं। सो यहां हमने देख लिया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कुछ चीजें करेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जो कि रूट कॉज थी प्रॉब्लम की, प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी राइट जो था वो एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31 एंड अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज F। What Parliament did? Parliament abolished, यहां से रिमूव ही कर दिया जाता है and placed under Article 300A just as a legal constitutional right, nothing else. So now the property right is not a fundamental right. Parliament removed from Article 31 and 19(1) subclause F and placed in Article 300A as a legal constitutional right. So पूरे फसाद की जड़ को यहीं से खत्म कर दिया जाता है। एंड पार्लियामेंट हियर 31C जो था उसको प्रोटेक्शन को रिस्टोर करती है कि 31C प्रोटेक्शन बैक स्ट्रिक्टली टू आर्टिकल 39B एंड 39C, जो कि सारे डीपीएसपी पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल कर देता था। पार्लियामेंट सेड नो, ओनली 39B एंड 39C आर सुपीरियर देन आर्टिकल 14, 19 एंड 31, नॉट ऑल डीपीएसपी, नॉट ऑल डीपीएसपी, ये सारे नहीं सुपीरियर हैं, ओनली 39B एंड 39C आर सुपीरियर देन, सुपीरियर टू 14, 19 एंड 31। करेक्ट। एंड नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट क्या करती है, ये जो आर्म्ड रिवेलियन वर्ड है ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एट द प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिवेलियन अंडर आर्टिकल 352। तो आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे ही नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो सकती है, नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड यहां एक चीजें और होती है, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के केस में ईडीएम जबलपुर का केस होता है वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इस केस में सुप्रीम कोर्ट, इसको हम हेवियस कॉर्पस केस बोलते हैं, वही आर्टिकल 32। ठीक, सुप्रीम कोर्ट
बहुत ही इसमें टेक्चुअल रीडिंग करता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी you do not have habeas corpus right under article writ power locus standi power under article 32 to approach the Supreme Court or the higher judiciary. And even your article 20 and 21 life and liberty can be suspended under article or can be suspended during national emergency. This was the judgment delivered by Supreme Court in ADM Jabalpur case, habeas corpus case in 1976. And this was, critics argued कि this was the dark phase of India's judicial system. कि जुडिशरी यहाँ जो इंटरप्रिटेशन करती है बहुत ही वीक नैरो इंटरप्रिटेशन होता है किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का। जो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन होता है 2021 का, वो बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी even government can curtail your right, personal liberty and right to life, article 21 as well, and you cannot you don't have any locus standi to approach Supreme Court or High Court under article 32 through habeas corpus. तो ये भी यहाँ, बट ये चीजें क्या होती हैं 20 एंड 21 रिस्टोर कर दिए जाते हैं थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट में ये अभी भी रिस्टोर नहीं होती हैं। बाद में जब केस पुट्टास्वामी जजमेंट आती है, जजमेंट इन 2017, in this case Supreme Court overturned the judgment of habeas corpus case, we call it ADM Jabalpur case versus सुकांत शुक्ला। तो सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देती है हेबियस कॉर्पस के केस को, केस पुट्टास्वामी जजमेंट में 2017 में, एंड सेट की आर्टिकल 21-20 जो है ये आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो एट एनी रेट एट एनी केस, इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कभी भी ये सस्पेंड नहीं होते। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल फीचर हैं किसी के राइट एंड लाइफ एंड लिबर्टी के, करेक्ट। सो 44th में कुछ चीजें अनडन कर दी जाती हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980, मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन 368 सब क्लॉज 4 and 5 which was basically talking about कि parliament was getting here unlimited power to amend the constitution. So what in Minerva Mills case Supreme Court said, Supreme Court struck down article 368, कहाँ था article 368? 368 सब क्लॉज 4 and 5 यहाँ इंट्रोड्यूस होता है, जो कि पावर देता था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू इंट्रोड्यूस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड यू कैन नॉट चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। एंड इन मिनर्वा मिल्स केस व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन आर्टिकल 364 सब क्लॉज 368 सब क्लॉज 4 and 368 sub clause 5 and said a limited amending power is itself is a basic feature and parliament cannot give itself unlimited power. and 31C का जो स्टेटस था वो पहले की तरीके से बैक कर दिया जाता है कि 39B and C are superior to article 14, 19 and 31. Not all DPSPs are superior to fundamental rights. And in Minerva Mills case, Supreme Court established and gave the idea of harmonious balance, harmonious construction idea that fundamental rights and directive principle of state policy are two wheels of a chariot. Neither is superior. कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, ऐसा inferior नहीं है, superior नहीं है, and एक harmonious balance में ये move करते हैं, tandem में move करते हैं, hand in hand move करते हैं। बट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने एक चीज देखा कि 9th शेड्यूल इंप्लीमेंट होता है। ये जो 9th शेड्यूल था इसमें अगर कोई मैटर प्लेस कर दिया जाता था तो इम्यून हो जाता था जुडिशियल रिव्यू से। इस केस को वामन राव केस में 1981 में चैलेंज होता है। वामन राव 1981 में
जब ये चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ डेडलाइन डिफाइन करती है कि मैटर 9 शेड्यूल पोस्ट अप्रैल 24 1973 जो कि केशवानंद भारती की जजमेंट थी आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. सो दोज मैटर्स which are placed after the Keswanand Bharati case, those matters are not immune from judicial review. यही मैटर आई.आर. कोयलो के केस में जजमेंट में सेम सुप्रीम कोर्ट डिलीवर करता है. आई.आर. कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड सुप्रीम कोर्ट सेज कि when parliament has placed anything in 9th schedule after Keswanand Bharati judgment, ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू will be applicable. But before Keswanand Bharati case, judicial review will not be applicable. So anything 9th schedule law violating basic structure or the core feature of the fundamental rights like Article 14, 15, 19, 21 will be struck down, can be struck down by the Supreme Court if they are violating basic structure of doctrine, despite that कि Parliament has placed something in 9th schedule. So 9th schedule में भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू अप्लीकेबल होगा आफ्टर आई.आर. कोयलो केस. So 9th schedule Supreme Court said cannot be used as a vault to bypass judicial oversight because judicial review is itself a basic feature of the doctrine. बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का है, द कोर फीचर है. तो हम देखें कि 1950 से लेकर के एंड 2007 तक कैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की जो टसल थी ये इवॉल्व होती है. इसी के बीच में हम ये भी देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं. और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखा, एंड फाइनली द biggest judicial activism, we call it basic structure doctrine evolved by Supreme Court in केशवानंद भारती केस. और कैसे जुडिशरी भी एक पैसिव जुडिशरी से इमर्ज होकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली इन केशवानंद भारती केस एक एक्टिव जुडिशरी इमर्ज हो जाती है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन था जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं. आज भी ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक बैलेंस में ही चलते हैं, टेंडम में ही हैं एंड टू व्हील्स ऑफ सेम चैरियट हैं. सुप्रीम कोर्ट वही मिनर्वा मिल्स के जजमेंट को फॉलो करता है. सो बी इट द केस ऑफ केस पुट्टास्वामी, राइट टू प्रिवेसी वगैरह में वो हार्मोनियस बैलेंस में ही रहते हैं. सो ये हमने फिनिश कर दिया. एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. चंपकम दो रायराजन के केस, चंपकम दो रायराजन केस 1951 जहां फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन चैलेंज होता है बट सुप्रीम कोर्ट गेव जजमेंट इन द फेवर ऑफ चंपकम दो रायराजन केस, चंपकम दो रायराजन, एंड सेड कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी. सो इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी, दैट वाज आर्टिकल 46, in order to implement DPSP, Parliament cannot abridge Part 3rd because fundamental rights are superior to DPSP. And finally, it led to first Constitution Amendment Act, जिसमें 15 सब clause 4, 31A, 31B, that was 9th schedule, were added by the Parliament. Shankari Prasad and Sajjan Singh case, in these cases, Supreme Court said कि under Article 368, Parliament has unlimited power to amend any part of the Constitution, including the fundamental right. Okay, so what Supreme Court established here? Supreme Court established parliamentary supremacy over Part 3rd. But in Golagnath case, Supreme Court overturned the judgment of Shankari Prasad and Sajjan Singh case, and here Supreme Court of India said कि fundamental rights hold transcendental position. They are sacrosanct. And even under Article 368, Parliament cannot amend the fundamental right and touch the fundamental right. So what in Golagnath case, Supreme Court barred Parliament from amending Part 3rd. तो सुपीरियरिटी फिर से डाउनग्रेड कर दी जाती है. इन केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 25th का हमने देखा फर्स्ट पार्ट अपहेल्ड हो जाता है, सेकंड इनवैलिड हो जाता है. 26th पीवी पर्स भी अपहेल्ड हो जाता है. देन 29th जो कि केरला लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया जाता है वो भी वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है. बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पार्लियामेंट कैन नॉट
touch the basic structure doctrine, the core feature of the Constitution. So Parliament can amend fundamental right or any part of the Constitution, but cannot alter the basic structure doctrine, the core feature of the Indian Constitution. In 42nd Constitution Amendment attempted unlimited power, but 44th moved right to property, and ये unlimited power भी reduce कर दी जाती है मिनर्वा मिल्स के केस में. मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. आईआर के कोलियो के केस में सुप्रीम कोर्ट सेट कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड दोज items which are placed after Keswanand Bharati case, they are all come under judicial review. So judicial review can be applicable on all those provisions which were introduced after Keswanand Bharati case, because judicial review is a basic structure doctrine. So restored judicial review and constitutional supremacy once again here. So हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ये एवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन, और इसमें पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर कैसे इवॉल्व होती है, जुडिशियल रिव्यू कैसे इवॉल्व होता है, प्रॉपर्टी राइट कैसे इवॉल्व होता है, और वो बाद में एक लीगल राइट अंडर 300A में आके ऐड कर दिया जाता है फाइनली जस्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट. और ये बेसिक फीचर्स की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था, वो सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है. ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, दे कैन आस्क डायरेक्ट अबाउट द चेंजेस इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, they can ask about IR Coelho case 2007, they can also link something basic structure doctrine. तो वो सब क्वेश्चन ऐसे यहाँ से इनडायरेक्टली फ्रेम हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन, बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव कंप्लीटेड 50 years ऑफ इमरजेंसी, तो ये अमेंडमेंट के भी 50 years हो गए हैं, तो यहाँ से भी चांसेस हो सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में. सो अब हम एक पीवाईक्यू देख लेते हैं जो कि 2016 में आता है. व्हाट वाज हेल्ड इन आईआर कोयलो केस? इन दिस कंटेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज द की इंपॉर्टेंस among the basic feature of the constitution? Write down this answer in 150 word. This is a 10 marker question. So आप इसको ट्राई कर सकते हैं. लिखना कैसे, बेसिक इंट्रोडक्शन आईआर कोयलो केस कब आता है, तो आईआर कोयलो केस जो था ये वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में आता है. बट जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक फीचर इवॉल्व होती है केशवानंद भारती केस से. सो केशवानंद भारती केस 1973, जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर स्टार्ट होना यहीं से इसकी बिगिनिंग हो जाती है. एंड मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में जस्टिस पीएन भगवती explicitly said कि judicial review is the basic feature of the basic structure doctrine, and because judicial review is a basic structure, तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्यून नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल. वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. Vaman Rao versus Union of India 1981, Supreme Court decided the cutoff date. The cutoff date was 24th April 1973, the date on which date Keswanand Bharati judgment came. Supreme Court says कि केशवानंद भारती केस के बाद those matters, those subjects which are placed under 9th schedule after the judgment of the Keswanand Bharati case, on all those matters, judicial review will be applicable. But those matters which were placed by the parliament before the Keswanand Bharati case, judicial review will not be applicable on those matters. And if that matter is placed after Keswanand Bharati case and violating the basic structure doctrine, matter is placed in the 9th schedule and violating basic structure doctrine, Supreme Court will strike down that provision if that violate basic structure doctrine. And बाद में इसी को क्या होता है,
इसी को 2007 में आईआर कोयलो के केस में सुप्रीम कोर्ट, आईआर कोयलो वर्सेस तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट इसी को फिर से रिटेरिएट करता है। यस, दिस इज द कट ऑफ लाइन। अगर आप मैटर को इसके बाद में प्लेस करते हो तो जुडिशियल रिव्यू अप्लीकेबल होगा, उससे पहले की हो तो उन सारे सब्जेक्ट पे जुडिशियल रिव्यू अप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट? So yes, this is the basic feature of the constitution and it's very important। एंड यहाँ आप क्या कर सकते हो कि सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हो। सिग्निफिकेंस किसका? जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का सिग्निफिकेंस फॉर एग्जांपल आप एनजैक का देखते हो 2015 में कैसे सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर देता है बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर। नवतेज सिंह जौहर केस जहां आप देखते हैं सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट रेड डाउन कर देता है टू इंश्योर द होमोसेक्सुअल राइट, तो वहां भी जुडिशियल रिव्यू अप्लीकेबल होता है। सारा बानो के केस में आप देखते हैं ट्रिपल तलाक, सारा बानो केस में आप देखते हैं 2017 में ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर देता है बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप फिर यहां देखते हैं अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स था एडीआर के केस में 2024 में, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन। तो ये सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व कैसे होता है केशवानंद भारती केस से आईआर कोयलो केस तक, एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहां कहां सुप्रीम कोर्ट इसको अप्लीकेबल करता है, कैसे इंश्योर करता है, डेमोक्रेटिक राइट्स इंश्योर करता है, जेंडर जस्टिस इंश्योर करता है, सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करता है बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और कोई भी केस जुडिशियल रिव्यू का ही पार्ट होता है। तो आप एक सिग्निफिकेंस भी यहां लिख सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं एंड फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। So this is all about this topic, the constitutional evolution. We have discussed enough। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन अदर भी आते हैं और आप इसके जस्ट एक नोट्स बना लो तो रिवाइज करने में आपको इजी हो जाएगा। बाय द वे वी विल प्रोवाइड यू पीडीएफ एज वेल। सो बट आप अपने नोट्स खुद से फ्रेम कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट में वही आपको याद आता है, अदरवाइज रिवाइज करने में आपको दिक्कत होने लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर, यहीं रुकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।